हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम टॉप 30 हिंदी के एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, जो कि आपका सिलेक्शन वाला प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो 30 क्वेश्चन चूज किए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इस सेट को लगाना है। हम फटाफट अंदाज में 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्या आप सभी मेरे साथ तैयार हैं? और देखते हैं आपका इन 30 प्रश्नों में स्कोर कितना रहने वाला है। तो रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठिए अपना स्कोर नोट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जोरों शोरों के साथ हिंदी के इन टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज का। तो आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं, तब तक आप सभी एक बार लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हर प्रशिक्षु इस क्लास से जुड़ पाए। इसी के साथ पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आते हुए पूछा गया है दोस्तों, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, इसका प्रकाशन कौन से शहर से होता है? बनारस से, मिर्जापुर से, या फिर इलाहाबाद से, या फिर लखनऊ से? अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका भी है। तो बता दीजिए फटाफट से इसका प्रकाशन कहाँ से होगा, और साथ ही साथ आपको बताना है कि इसके संपादक भी आपको इसके साथ ही बताने हैं। सो गाइज, आप अपना ऑप्शन चुनिए। 3 सेकंड का समय आपके पास है। बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। और साथ ही अगर बात करें इसके संपादक की, तो संपादक का नाम क्या हो जाएगा? आप बताइए जल्दी। संपादक का नाम है श्री बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, श्री बद्री नारायण चौधरी इनका नाम है इसके संपादक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है। इन चारों में से कौन सी रचना है जो आदिकाल की है? अखरावट, या फिर छत्रसाल दशक, या फिर दीप शिखा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, खुमान रासो? तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे इनमें से कौन सी आदिकाल की रचना है? सही जवाब देने वाले को यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा, और गलत जवाब देने वाले का कोई नंबर नहीं कटेगा, लेकिन मिलेगा भी नहीं। तो फटाफट से जवाब आप लोगों के आते हुए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, खुमान रासो एकदम सही है। ये आदिकाल की जो है वो प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है, आदिकाल की प्रसिद्ध रचना है। आगे चलिए अगले प्रश्न के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट में इसको कर देती हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको देख पाए और आंसर कर पाए। तो देखिए, पूछा गया है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत शब्द में उपसर्ग छांटना है। उपसर्ग की पहचान क्या है? तो किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग और प्रत्यय लगते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पूछा है उपसर्ग अभ्यागत में, तो ए उपसर्ग है, अभ्य उपसर्ग है, या अभी उपसर्ग है, या अभ्या? आप बताएंगे इसका सही जवाब। बड़ा आसान सा प्रश्न है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा। अभ्यागत को कैसे लिखेंगे हम? बताइए फटाफट से कैसे लिखेंगे, जल्दी से इसका विच्छेद करके देखिए। अभी धन आगत, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो आप लोग देखेंगे इसका उपसर्ग अपने आप ही निकल करके आ गया, इसमें अभी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? अभी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा प्रश्न है रमणीय में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां आप लोग कर सकते हैं। तो आप अब बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? अनीय है, या फिर ईय है, रम है, या फिर णीय है? बताइए। सबसे पहले तरीका क्या होता है उपसर्ग और प्रत्यय छांटने का, कि आप इसका संधि विच्छेद कर दो, तो फिर आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो रमणीय का विच्छेद कैसे होगा? रमा, धन, आगे क्या हो जाएगा? अनीय। ठीक है, अनीय ऐसे हो जाएगा।
तो जब ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा, रमणीय, रमा धन अनीय। अब आप देख करके बताइए इसमें क्या प्रत्यय निकला है, रमा या अनीय? तो निकला है अनीय प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। रमणीय में अनीय प्रत्यय है, याद रख पाएंगे? बिल्कुल, ये नहीं लगाना, तो यहाँ पर आप गलती से बच जाएंगे, थोड़ा ध्यान दोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? अच्छा प्रश्न है, कथन पूछा है कि बालक की जो शुरुआती शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा, वो उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये किसने कहा? मॉन्टेसरी ने, महात्मा गांधी जी ने, या फ्रोबेल महोदय ने, या किलपैट्रिक ने? जवाब दीजिए, अच्छा प्रश्न है और आसान भी है। क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए दोस्तों, ये जो कथन कहा था, ये कहा था आपके महात्मा गांधी जी ने। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, क्या उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए आगमन प्रणाली, बी निगमन प्रणाली, या सी क्या है अव्याकृति प्रणाली, या फिर डी कक्षाभिनय प्रणाली। पूछा है व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी उपयुक्त नहीं है। देखिए आगमन निगमन, क्या ये दोनों प्रयोग की जा सकती है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल की जा सकती है। हम व्याकरण सिखाने के लिए पहले उदाहरण देकर फिर उसके नियम बता सकते हैं, तो यानी हम आगमन प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। निगमन पहले नियम बता के फिर उसको उदाहरण, जैसे नियम क्या है, संज्ञा की परिभाषा बता दी, फिर उसका उदाहरण दिया, तो ये निगमन प्रणाली हो गई। ठीक है, सी है अव्याकृति प्रणाली, तो ये भी सही है। लेकिन बात करते हैं दोस्तों डी ऑप्शन की, कक्षाभिनय प्रणाली। तो दोस्तों कक्षा में अभिनय करा करके व्याकरण सीखना ये थोड़ा उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहर्मी का संधि विच्छेद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। मोहर्मी का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा? महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, या महाधन ऊर्मी, या महत धन मर्मी? बताइए, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है सभी में, और देखते हैं कौन इसका सबसे सही जवाब दे पाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी में से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? फटाफट से कमेंट करिए। तो सही जवाब देने वाले यहाँ एक नंबर अपना बढ़ा लीजिए, महाधन उर्मी सही जवाब है। दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर ऊ में बड़ा ऊ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उर्मी होता है वो, ना कि उर्मी, तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराचरम में कौन सा समास है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बार आ चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, या फिर बहुव्रीहि समास, या कर्मधारय। इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चे को, लेकिन अब नहीं रहना चाहिए। ध्यान रख लेना, इसको कैसे भी याद करो पर आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर गलती के चांसेस आपका नहीं रहना चाहिए। तो फटाफट बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। इस प्रश्न में आपको बहुत सारी बुक्स में भी ये गलती मिलेगी, लेकिन आज मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दूंगी। देखिए चराचरम का अर्थ होता है जगत। ठीक है, यहाँ दिया गया है। अब दोस्तों चराचरम दो शब्दों से मिलके बना है, चर और अचर। ठीक है, चर और अचर इन दो शब्दों से मिलकर बना है, और आप देख पाएंगे कि ये दोनों ही शब्द क्या है, प्रधान है, चर भी और अचर भी। और जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास हो जाता है? वहां हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें क्रमधारय कर देते हैं और बहुत सारी बुक्स में भी ये दिया हुआ है, लेकिन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, समिष्टि का विपरीतार्थी शब्द है। आपको समिष्टि का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। विशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा, अपुष्टि हो जाएगा, या व्यष्टि हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का एक सही विकल्प क्या हो जाएगा। समिष्टि का विलोम क्या होगा?
तो एकदम इसमें सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी व्यष्टि। समष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये भी बहुत आसान सा और अच्छा प्रश्न है। करपट का तद्भव रूप है। करपट एक कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव पूछा है, क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा या कारपेट हो जाएगा, कपूर होगा या कपड़ा। देखिए कपूर का तो तत्सम कर्पूर होता है, अगर कर्पूर पूछा गया होता तो आप सी जवाब देते, लेकिन यहाँ पूछा है करपट, और करपट का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, करपट हो जाता है कपड़ा। ठीक है, कपड़ा कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, वाक्य प्रयोग करना, व्याख्यान करना, या भ्रमण करना, या चित्र निर्माण करना। 41 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमें बताना है शब्द का अर्थ। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ना तो हम व्याख्यान करेंगे कि भाई एक शब्द का अर्थ बताने के लिए आपने उसमें 4-5 घंटे का पूरा व्याख्यान दे दिया कि इसका अर्थ ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, तो व्याख्यान करना उपयुक्त नहीं है। ठीक है, भ्रमण करना, क्या आपने अगर उस किसी शब्द, कोई नया शब्द बच्चे को बताया है तो क्या जहाँ से वो शब्द उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, वहाँ उसको भ्रमण करने ले जाएंगे, भ्रमण करके उसको सिखाएंगे, कितना समय लगेगा। तो ये भी अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन हमको तो सिर्फ शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। चौथा है चित्र निर्माण करना। अब सब शब्दों के चित्र भी निर्माण नहीं किए जा सकते। अगर हमने शब्द लिख दिया हाथी तो एक बार को हम चित्र निर्माण कर भी दें, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं, वह होता है वाक्य प्रयोग। ठीक है, क्या हो जाता है, वाक्य प्रयोग एक सबसे अच्छा तरीका है किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने का। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली, या फिर अभिकर्मित अनुदेशन। इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है। 42 का सही जवाब आप लोगों को देना है। 3 सेकंड का समय आपको मिला है। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण पद्धति होती है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेक्राली। ठीक है, होती कौन सी नहीं है, तो जो बची अभिकर्मित अनुदेशन, ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रख पाएंगे आप इस चीज को, बिल्कुल ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है आपसे यहाँ, वनिता का प्रयोग किस अर्थ के लिए होता है। दोस्तों आपका परसों जो संडे में एग्जाम हुआ है फॉरेस्ट गार्ड वाला, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड वाला, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा है, चाहे आप पेपर उठा के देख लीजिए। उसमें एज इट इज प्रश्न पूछा है कि वनिता किसका पर्यायवाची है, जंगल का, स्त्री का, पुस्तक का, व्यवसाय का। ठीक है, ऑप्शन उसमें थोड़ा डिफरेंट है लेकिन प्रश्न यही है। और एक ऑप्शन में वहां आपको क्या मिलेगा, बी, स्त्री मिलेगा, वही उसका सही जवाब था। तो देखिए ये आपका यूपी टेट में भी पूछा गया है, वहां से उठाया गया प्रश्न है, लेकिन ये परसों वाले एग्जाम में भी, फॉरेस्ट गार्ड वाले पेपर में भी ये आया है। तो बात ये है कि हिंदी आप किसी के लिए भी पढ़ रहे हैं, उसको ऐसा पढ़ो कि उसके समरूप वाले कोई भी आप एग्जाम देने बैठे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने बैठे, सब में आपको वो उतनी ही हेल्प करेगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है मुकुंद किसका पर्याय है, किसका पर्याय है मुकुंद। ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है ये भी। मुकुंद किसका पर्याय है, विष्णु का, शिव का, सूर्य का, या फिर कामदेव का। बता दीजिए एक बार इसका सही जवाब। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है क्योंकि कई बार विष्णु और कामदेव में यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ाहट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना तो इसका शिव होगा, ना ही सूर्य, ना ही कामदेव, तो होगा क्या फिर, ऑप्शन नंबर ए, विष्णु। मुकुंद का पर्याय क्या होता है, विष्णु होता है। ध्यान रखिएगा, आगे से गलती के चांसेस यहीं खत्म होने चाहिए आपका प्रैक्टिस सेट करते करते।
आगे चलते हैं, पूछा है अगले प्रश्न में, काहेरी नलनी तू कुम्हलनी, काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है। इस पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछे गए हैं, कौन से हैं। ऑप्शन ए जायसी, बी रैदास, सी कबीर या डी दादू। आप बताइए किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, ये कौन से रचनाकार की ये पंक्तियां हैं। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है ये है आपकी कबीर जी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब, ये कबीर की रचनाओं की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो पूछा गया है दोस्तों, निरामीष किसे कहते हैं। निरामीष जो मांस रहित भोजन खाए, या जो मोक्ष का इच्छुक हो, या रात्रि में विचरण करने वाला, या मृत्यु का इच्छुक हो, किसको कहेंगे निरामीष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। निरामीष किसे कहेंगे, एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से प्रश्न बना है आपका। तो सही क्या होगा, मांस रहित भोजन करने वाले को निरामीष कहेंगे। सामीष कहेंगे जो मांस सहित भोजन या मांस वाला भोजन खाता हो, ठीक है। निरामीष जो मांस रहित भोजन खाए। अगला प्रश्न है, सहद शब्द क्या है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर आगत है। 3 सेकंड का समय आपके पास है, फटाफट आपको आंसर करना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर आगत शब्द है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। सहद शब्द इनमें से कौन सा आपका सही जवाब होगा, तद्भव है। सहद शब्द तद्भव शब्द है। अब आप कहेंगे कि मैम इसका तत्सम बता दीजिए तभी तो हम माने कि ये तद्भव है। तो इसका तत्सम होता है मधु। मधु से क्या बना, मधु एक तत्सम शब्द है जिससे तद्भव बना शहद, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव, ठीक है। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से जो के तो लिए जाएं। तद्भव होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर अपना रूप बदल ले, वे तद्भव होंगे। देशज शब्द कौन से होंगे, ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में आकर सम्मिलित हो गए हैं। और ऑप्शन डी है आगत। आगत शब्द उन्हें कहेंगे जो किसी अन्य देश की भाषा से आए हैं और हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं, जैसे कि अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, तुर्की भाषा का या अंग्रेजी भाषा का, ठीक है। इस प्रकार से वो शब्द कहलाएंगे आगत। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा। क्या ये संज्ञा है, या ये सर्वनाम है, या फिर विशेषण है, या फिर क्रिया है। तो बुद्धिहीन इनमें से कौन सा होगा, आपको सही ऑप्शन फटाफट से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो जाएगा, संज्ञा है बुद्धिहीन, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया होगा। तो इसका सही जवाब है बुद्धिहीन। क्या हो जाएगा, ये एक विशेषण शब्द है। अच्छा, अगला प्रश्न तो बहुत ही बेहतरीन है, छत से ईंट गिरी, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। दोस्तों, छत से ईंट गिरी है तो यानी ये क्या हो रही है, अलग हो रही है छत से। तो अलग होने की सेंस में जब से का प्रयोग किया जाता है तो वहां कौन सा कारक होता है, आपको ध्यान होगा, वहां संबंध कारक होगा, संप्रदान होगा, अधिकरण होगा, या फिर अपादान कारक होगा। तो दोस्तों, जब क्या होता है, कोई भी वस्तु अलग होती है तो वहां पर आपका कौन सा कारक हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें सही है। बिल्ली छत से कूद पड़ी तो वो अलग हो गई छत से, वहां भी अपादान होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें भी आपका अपादान कारक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग होने की सेंस में जब से का प्रयोग होता है वहां अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह को क्या नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए माटी का फूल, या फिर ऑप्शन नंबर बी चिंतामणि, या फिर
सी क्षण बोले कण मुस्काए, या फिर ऑप्शन नंबर डी आलोक पर्व। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध जो है वो किस नाम से जाना जाता है? चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि। याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखना है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंता करता है, ज़रूरत से अधिक चिंता करता है, तो वो कैसा हो जाता है? वो बहुत ही शुक्ल हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, ऐसे इसको याद रख लीजिए। तो बहुत ही कैसा हो जाता है? शुक्ल हो जाता है, सूख जाता है जो ज़्यादा चिंता करता है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछी जाती है आपसे। इससे आपके एक साथ 2 से 3 प्रश्न तैयार हो गए। जैसे कि रामधारी सिंह को और किस नाम से जानते हैं? तो उनका नाम होगा क्या? दिनकर। दिनकर के नाम से भी इनको जानते हैं। इसके अलावा उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ये तीसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो अब जल्दी से बता दीजिए, सन 1971, 1972, 1973 या 1974 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो सही जवाब हो जाएगा सन 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी रचना के लिए? उर्वशी, बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अपराधी का अपना दाढ़ी खुजलाना, या अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। अब आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अपराधी का अपनी पहचान छिपाना ये गलत ऑप्शन है। अपराधी की पहचान हो जाना ये भी नहीं, लेकिन तिनके का अर्थ यहाँ से है शंका से। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नेक्स्ट है, एक बार कही बात को दोहराते रहना। अब एक बात को बार बार जब दोहराते रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, आगार, प्राक कथन, पृष्ठ पोषण या फिर प्रस्तावना। 53 का सही आंसर करिए, उसको क्या कहेंगे? जब बार बार एक ही बात को दोहराते रहे उसको कहते हैं पृष्ठ पोषण। क्या कहेंगे? पृष्ठ पोषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही दिमाग से आप इसको हल कर पाएंगे। अगर आपको पूरी वर्णमाला आती है हिंदी की तो ही आप इस प्रश्न का सही उत्तर बता पाएंगे। अब जल्दी से आंसर करिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग सब लगाइए। इसमें मैं थोड़ा सा आपको समय भी अधिक देती हूँ, 5 सेकंड का समय आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपको करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, इन तीनों शब्दों में क्या हुआ है? का के साथ र का प्रयोग हुआ है, आधे र का। तो ये तीनों शब्द जो है शुरुआत में आएंगे, इनके बाद आएगा क्लीव। ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे अंत में आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन कहाँ आएगा? आपका पूर्व ज्ञान के पश्चात या प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, या आदर्श वाचन के पश्चात, या मौन वाचन के पहले। आपको इसका सही जवाब फटाफट से आंसर करना है। उद्देश्य कथन कहाँ पर आएगा? ध्यान दीजिए, जब आपने माइक्रो टीचिंग की होगी तो आपको ये सभी काम करने को मिले होंगे कि आपने उद्देश्य कथन कब बोला था? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ठीक है, प्रस्तावना के बाद आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पूछा है। तो ऑप्शन ए है बारात, बसंत, या ऑप्शन बी बारात बसंत, सी है बारात वसंत, और डी है बारात और वसंत। अब बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ठीक है, वो बारात होता है या बारात होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। यहाँ पर वसंत होता है कि बसंत होता है, ठीक है, ऐसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बारात नहीं होता, बारात होता है, और वो बसंत नहीं होता, वसंत होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर पूछा है दोस्तों। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? य व को, ई ऊ को, या री री को, या फिर री श्री श को। अब आप इसका सही जवाब देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। देखिए ई ऊ तो पूर्ण रूप से अपने स्वर है, वो अर्ध स्वर कहाँ से हुए? ये तो पूरे स्वर है। और रील री, ये स्वर नहीं होता री, ठीक है। री और श स्वर नहीं है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, या और वा को हम अर्ध स्वर मानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए अगर आपको नहीं पता था तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य पहचानना है। ऑप्शन ए है मोहन और गीता गा रही है। गा रही है, क्या आप इसमें ये रही है का प्रयोग करेंगे या रहा है, रहे है? तो क्या होगा इसका? इस तरीके से आपको इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा? देखिए मोहन और गीता, गीत मोहन और गीता गा रहे हैं होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अगला है गीता और मोहन गा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। आगे है मोहन और गीता गा रहे हैं, ये एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। इसके अलावा है के ऊपर ये बिंदी भी आनी जरूरी थी क्योंकि ये यहाँ पर एक वचन से ज्यादा है, यानी बहुवचन है। द्विवचन तो हिंदी में होता नहीं है, तो एक वचन या बहुवचन, तो ये बहुवचन है, इसीलिए ह के ऊपर ये बिंदी आनी भी आवश्यक है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा है इस प्रश्न में, तो ध्यान से देखेंगे। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथी, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लच करो अरिहा समरत ही। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने आप इसमें समझ में आ जाएगा। रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, या फिर वीर रस की इसमें बात की गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको जल्दी से आंसर करना है। रौद्र रस होगा, भयानक रस होगा, विभत्स रस होगा, या फिर वीर रस होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिशोध की भावना दिख रही है और क्रोध छलक रहा है, ठीक है। क्रोध की बात इसमें हुई है कि रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी, ठीक है। इस तरीके से वायु उड़ाव के लक्षण लच करो अरिहा समृद्धि, तो इसमें क्या है? इसमें हो जाएगा आपका क्रोध स्थायी भाव, जिसका रस होगा रौद्र रस। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा हुआ है आपसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। इसमें कौन सा छंद है? ये दोहा है, सोरठा है, रोला है, या फिर बैरवे है? सही जवाब आपको देना है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा है। ये आपका आज का अंतिम प्रश्न भी है, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। दोहा है ये, सोरठा है, रोला है, या फिर बैरवे है? देखिए यहाँ पर मात्रा गिनने से आपको पता चलेगा। यहाँ पर 2 मात्रा है, यहाँ पर 1, इस तरीके से आपको मात्राएं गिननी है और आपको तब इसमें आप पाएंगे कि इसमें 13 और 11 मात्राएं दी गई है। 13 और 11 मात्रा होने पर कौन सा छंद हो जाता है? दोहा हो जाता है, और ये एक मात्रिक छंद के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोहा। अब आपको क्या करना है? अपना टोटल स्कोर बताना है। 30 में से आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।